clause which is used to force the other party to perform the contract. गुड मेरा बेटा, ठीक है. जेन्युइन है तो लिक्विडेटेड है, और अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो तनुज, जो ईशान अभी आगे बता रहा था वो बता कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या फ़र्क है दोनों में. इंग्लिश लॉ में दोनों में डिफरेंशिएशन है कि उसमें मतलब कि हाँ, सिंपल वर्ड्स में दे दो. लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में डिफरेंशिएशन है, और इंडियन लॉ में नहीं है. इंडियन लॉ में जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो क्या कहते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है. किससे? मैम रीजनेबल अमाउंट से. Mentioned in contract. The amount or the sum mentioned in the contract. Okay. जानवी, सेक्शन 74 क्या है? सेक्शन 74 ये है कि जितना सम टोटल मेंशन किया हुआ है उतना सिर्फ पे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए, पेनल्टी नहीं आ सकती. गुड. अंशिका, 73 क्या है? ऑर्डिनरी डैमेजेस का कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि कितना कंपनसेशन देना है. हाँ, उससे एक्चुअल लॉस, जितना उनको एक्चुअल लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं देना. ओके निष्ठा, क्या क्या आपके पास रेमेडीज़ हैं अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो? सूट फॉर परफॉर्मेंस. कौन सी परफॉर्मेंस निष्ठा? वेरी गुड. कौन सी परफॉर्मेंस? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. और रेजिस्टेंस नहीं, रिसाइंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. क्या है? रिसाइंडिंग. कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं, आपने अपना पार्ट पूरा नहीं करना. और क्वांटम मेरिट. बेटा प्रॉपर वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा. प्रियांशी तू बता मेरे को रेमेडीज. सबसे पहला सूट फॉर क्या था? जिसकी टर्न बेटा वही बोलेगा. हाँ, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, इंजंक्शन के लिए केस कर दो, रिसाइशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड सूट फॉर विच परफॉर्मेंस? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ठीक है. ओके अनुशिका, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस कौन से होते हैं? वेरी गुड. और वराही, और कौन कौन सी तरह के डैमेजेस होते हैं? वेरी गुड. ठीक है. ऑर्डिनरी हो गया, स्पेशल हो गया बेटा, विंडिक्टिव हो गया. अर्शिता, 3 बता दिए वराही ने, तू बताने की कोशिश कर नेक्स्ट दो. डिले फॉर, जो आपको डिले की वजह से डिटीरियोरेशन हुई है उसके डैमेजेस. और एक और है, नॉमिनल तो हो गए, वो तो वराही ने दे दिए. कौन से थे? प्रीफिक्स डैमेजेस. बेटे अकाउंट लॉ में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद द लैंग्वेज, विद द वर्ड्स, अदरवाइज नंबर उड़ जाएंगे तुम्हारे सारे के सारे. अच्छा जयेश, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह का होता है? फर्स्ट एंटिसिपेटरी. ठीक है. शिव, एंटिसिपेटरी क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है? एंटिसिपेटरी कौन सा होता है? रिवाइज किया या नहीं किया है तो फिर आराम से बता दे, आता है तेरे को. एक्चुअल फीस जो मतलब जैसे एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, जो उसका लॉस हुआ है वो तो डैमेजेस हैं. एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? प्रियांशी, वेरी गुड. एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज एक्चुअल ब्रीच. और एंटिसिपेटरी वृद्धि क्या होता है? यानी ब्रीच कब हुई है? ठीक है, बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एक्चुअल इज देयर, सूट्स हो गए, पेनल्टी हो गई. ओके सृष्टि, क्वांटम मेरिट क्या था? इट इज अर्नड, एज मच एज इट इज अर्नड. यानी उतना तो दे दो जितना हमने काम किया हुआ है.
क्या थी इसकी दो कंडीशंस? गुड, लर्न किया हुआ है दैट मीन्स, ठीक है, नोट्स बनाए थे? ओके ओके ओके, कृष्णा यू टेल मी, क्या है क्वांटम मेरिट की दो कंडीशंस? गौरव? एक तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होना चाहिए। वेरी गुड, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होना चाहिए? डिस्चार्ज। जो पार्टी क्लेम कर रही है वो इंजर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, जो पार्टी क्वांटम मेरिट क्लेम कर रही है वो डिफॉल्टिंग पार्टी नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज़ें उसमें आएंगी। लावण्या बेटे, सूट फॉर इंजंक्शन क्या था? मतलब बेसिकली इंजंक्शन का मतलब क्या है? मैंने केस किया इंजंक्शन के लिए, व्हाट डज दैट मीन्स? हाँ, जो भी दिमाग में बोलो। सूट फॉर इंजंक्शन क्या था? Ma'am, a suit for injunction says that you stops the contract between when it is being performed. नहीं, ये नहीं था। थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, ये नहीं था। दीपिका? अदिति? Restrainment. रिस्ट्रेनमेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। इंजंक्शन क्या था? रिस्ट्रेनिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी तो आई थिंक सो नेक्स्ट कंटेंजेंट शुरू कर लिया था ना हमने कल? ओके, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सेक्शन था? 31 में क्या थी इसकी डेफिनेशन। जिनको लर्न है वो आंसर देने की कोशिश करो। 31 में क्या थी? डेफिनेशन। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? आपके पास है भी, लेकिन कोशिश करो कि आप बिना देखे आंसर दो। कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कब? इफ सम इवेंट, हाँ, डज और डज नॉट हैपन्स। लेकिन ये इवेंट क्या होना चाहिए? कोलैटरल का मतलब क्या है? ये मेन इवेंट होना चाहिए या ये रिलेटेड या कनेक्टेड इवेंट होना चाहिए? अनसर्टन बेटे हमने अपने लिए रखा है, बट कोलैटरल का मेन मीनिंग क्या है कि ये मेन इवेंट नहीं है, इट इज विच इज समथिंग रिलेटेड टू योर कॉन्ट्रैक्ट। अनसर्टन तो मैंने तुम्हारे को थोड़ा सा दिया है कि तुम रिलेट कर सको। कोलैटरल इवेंट की डेफिनेशन में दो चीजें थी, क्या क्या थी? लिखा भी हुआ है लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए। नीदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड है या फिर नॉर इट इज अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। उसके बाद मैंने एसेंशियल्स बोले थे लिखने के लिए, कितनों ने लिखे थे? कोशिश करो बिना देखे मुझे आंसर देने की कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या थे। सबसे पहला, चलो सबसे लास्ट है लेकिन इट इज अनसर्टेन। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कौन सा इवेंट है? अनसर्टेन इवेंट। नेक्स्ट, शुड नॉट बी द मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर। नेक्स्ट, ठीक है, इवेंट क्या होना चाहिए? कोलैटरल। और वो इवेंट क्या होना चाहिए? अनसर्टेन। तो सबसे पहला अनसर्टेन मत डाल देना। 4 थे। रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट से शुरू करना है हमने या ये कर लिया था? 2 कर लिया। चलो मैं दोबारा करा लेती हूँ। कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो? सुना नहीं। कितनों के नोट्स कंप्लीट हैं? तो बेटा जब हमने अदिति काम नहीं किया मैंने कंटेंजेंट वाले के नोट्स बनाने रहे थे, बाकी के बनाने रहे थे। और किसके बनाने थे? इससे पहले वाले के टॉपिक्स को बनाते थे ना, वो याद करने के लिए कंटेंजेंट भूल गया। मैंने कल नहीं दिए। कल मैंने सिर्फ किसके दिए हैं तुम्हें? कंटेंजेंट। कल तो सिर्फ कंटेंजेंट के दिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, मैंने कल करा था ब्रीच का पार्ट, उसके भी बनाए। उतने से बना के यू फॉरगॉट। नाउ रूल्स रिगार्डिंग टू व्हाट बेटा? एनफोर्समेंट। लेकिन उससे पहले दिमाग में रखो सेक्शन 31 किस चीज़ का है? डेफिनेशन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का। ठीक है, कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है? वैलिड। सुना नहीं मुझे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, अब रूल्स रिगार्डिंग और रिलेटिंग टू देयर एनफोर्समेंट, क्योंकि अगर वॉइड होता तो तुम इसको एनफोर्स कर ही नहीं सकते थे। सबसे पहला है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कंटिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग। यानी क्या था इसमें कि अगर वो इवेंट हो जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन अगर वो इवेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। 33 क्या था? उन कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्फोर्समेंट जो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये इवेंट अगर नहीं होगा तो वो कब परफॉर्म हो सकते हैं? जब वो इवेंट क्या हो जाए? इम्पॉसिबल।
32 और 33 ये थे, 34 क्या था? यहाँ से करना है बेटे या कर लिया था? ये करना है. A contract was ceased to be enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible of what beta happening. यानी जो contingent contract है वो एक पर्सन के कंडक्ट पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? एक पर्सन के कंडक्ट. और वो बंदा कुछ ऐसा काम कर देता है कि वो इवेंट हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल. तो क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ये कौन सा सेक्शन है? 34. 31 क्या था? किसकी? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कंटिंजेंट है यानी कि कोलैटरल इवेंट है. 32 था कि वो कोलैटरल इवेंट क्या है? दैट इट शुड हैपन. 33 था वो कोलैटरल इवेंट क्या होना चाहिए? इट शुड नॉट हैपन. 34 क्या है? इवेंट की बात नहीं है. किसकी बात है? बंदे के कंडक्ट की. और उसने कुछ ऐसा कर दिया कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज नाउ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता. सी सेक्शन 34 सेज दैट. देखो डेफिनेशंस में मुझे वही वर्ड्स चाहिए जो वर्ड्स उन्होंने लिखे, लेकिन प्रोविजंस में मैं अपने वर्ड्स को ले सकती हूँ. लेकिन तुम तो बिल्कुल ही काम खराब कर रहे हो, तुम वर्ड्स ही चेंज कर दे रहे हो. वो नहीं चाहिए. यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. ठीक है? रिसाइशन मीन्स रिसाइशन, इट इज नॉट रेमिशन. क्वांटम मेरिट वो वर्ड वैसे का वैसे ही चाहिए बिकॉज आप लॉ पढ़ रहे हो. अगर आपको नहीं लर्न हो रहे ना, आई विल एडवाइज यू वन थिंग. आप उस वर्ड को ना लिख लो और उसको फिर उसके बाद 5 बार लिख लो. बस 5 बार भी अगर आपने उसको रीराइट कर लिया ना, वो आपको क्या हो जाएगा? लर्न. Section 34 says that if a contract is contingent upon as to how a person will act at an unspecified time, event shall be considered to have become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise then under further contingencies. एक बंदे का कंडक्ट स्पेसिफिक टाइम पे क्या होगा, इस बात पे डिपेंडेंट था कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट. अब उस इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो कंडक्ट क्या ही हो गया है? इम्पॉसिबल. फ्यूचर में भी क्या हो गया? इम्पॉसिबल. तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता? बहुत ईजी और अच्छा एग्जाम्पल है. देखो, A agrees to pay B a sum of money if B marries whom बेटा? C. ठीक है? A ने कहा B को मैं तुझे पैसे दूंगा अगर तू किससे शादी कर ले? C. C marries whom? C ने एक ऐसा काम कर दिया कि अब B उससे शादी नहीं कर सकता. तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? सो ये कौन सा सेक्शन आ गया? 34. So this act of C has rendered the event of B marrying C as impossible. It is though possible if there is a divorce between whom beta? C and D. Am I clear? 31 क्या था? किसकी? Contingent contract. 32 क्या था? क्या happening of an event? Enforcement है. किसका enforcement है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का. तो 32 में सबसे पहला क्या पॉइंट था कि वो किस चीज़ के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. ठीक है? तो वो कब परफॉर्म होगा? जब इवेंट हो जाएगा. ठीक है? नेक्स्ट 33 क्या था? नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स होगा? जो वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा. 34 क्या था? किसके ऊपर डिपेंडेंट था? कंडक्ट ऑफ अ पर्सन एट अ स्पेसिफिक टाइम. बट उसने कुछ ऐसा कर दिया कि वो क्या हो गया? इम्पॉसिबल. दैट इज सेक्शन 34. 35 में दो हैं, DB और EB. सॉरी एक सेकेंड, ऊपर एक केस रह गया. इन फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, अंडरलाइन दैट, डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी द प्लांटिफ ऑन द डेथ ऑफ हर फादर, ऑफ हिज फादर. डिफेंडेंट ने कहा कि मैं तेरे से शादी कर लूंगा व्हेन माय फादर डाइज. While the father was still alive, he married another woman. तो देखो उसने क्या किया, एक ऐसा कंडक्ट कर दिया जिससे परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या हो गई? Impossible. It was held that it has become impossible that he should marry the plaintiff and she was entitled to sue him for the breach of what beta?
कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा केस है ये? फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट. तो याद रख लो बिकॉज बहुत यूज हो जाएगा. ठीक है, कौन सा केस है आपका? फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट. नेक्स्ट, contingent on happening of a specified event within the fixed time. Next पढ़ते हैं. Contingent on specified event not happening within the fixed time. ठीक है, contingent है किसके ऊपर? On the happening of an event in a specific time. और नेक्स्ट वाले में contingent है on happening or not happening of a specific event within a specified time. 31 और 32 में क्या था? इनमें और उसमें क्या डिफरेंस है? अगर मैं पूछूं तो उसमें क्या नहीं था? स्पेसिफाइड टाइम. इनमें क्या है? Section 35 says that contingent contracts to do or not to do anything, underline, if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of that fixed time such event has not happened or before the time fixed such event has become what beta? Impossible. तो यहाँ पे किस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस है? स्पेसिफिक टाइम. देखो 31 में भी क्या था? पढ़ो. एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग. लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम था या कभी भी हो सकता था? यहाँ पे क्या है? इट इज कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, लेकिन विद इन क्या है? स्पेसिफाइड टाइम. आर यू गेटिंग द पॉइंट? 31 में और इसमें क्या फर्क है 35 में? कि वहां पे हैपनिंग नॉन हैपनिंग है मान लिया, यहाँ भी हैपनिंग नॉन हैपनिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड टाइम है. तो सेक्शंस ध्यान से लिख कर आना वहां पे. नेक्स्ट, एग्जाम्पल 12. ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर. कितने टाइम पीरियड के लिए? 1 साल. द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड इफ द शिप रिटर्न्स विद इन द ईयर एंड बिकम्स वॉइड इफ द शिप इज बर्न्ड विद इन द ईयर. तो कभी वापस आ ही नहीं सकता, तो वो क्या ही हो गया? इम्पॉसिबल. Contingent on specified event not happening within the fixed time. 35 के ये देखो दोनों. Contingent contracts to do or not to do anything if a specified uncertain event, underline, does not happens within a fixed time. It may be enforced by law when the time fixed has what beta? Expired, and such event has not happened or before the time fixed has expired, it has become something which is certain that this event will not happen. यानी कि ये impossible ही हो गया. A promises to pay B a sum of money if a certain ship does not returns within a year. ऊपर वाले में क्या था? Returns within a year. इसमें क्या है? Does not returns within a year. Contract may be enforced if the ship does not returns within a year or it is burned within the year. तो same example था. ऊपर क्या बोला था कि तेरे को पैसे कब मिलेंगे? जब शिप वापस आएगा. यहाँ कब मिलेंगे पैसे? जब शिप वापस नहीं आएगा. तो अगर शिप जली गया 1 साल से पहले तो उसी टाइम पे आप क्या दे सकते हो? पैसे, बिकॉज नाउ इट इज व्हाट? इम्पॉसिबल. ठीक है. नेक्स्ट 36. कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट. कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, अंडरलाइन, if an impossible event happens are what बेटा? तुमने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो इस बात पे डिपेंडेंट है, जो चीज हो ही नहीं सकती, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है. तो क्या होगा? void. Whether the impossibility of the event is known to, underline, or not known to the parties. बेटे देखो ये तो लॉ का रूल ही है ना. अगर तुमने किसी इम्पॉसिबल चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम्हें पता था, नहीं पता था, अगर वो इम्पॉसिबल था तो वो क्या ही था? वॉइड. इम्पॉसिबिलिटी कितनी तरह की थी? कौन कौन सी? एंड सुपरवेनिंग. तो जब भी इम्पॉसिबिलिटी आती है तो आप क्या ही कहते हो कॉन्ट्रैक्ट को? वॉइड. अब पता है क्या करना है? अब धीरे धीरे तुम्हारे को पुराने चैप्टर्स के साथ भी आईसीए को लिंक करना है, क्योंकि अभी तो चलो हम आईसीए को एक बार फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे ये फिनिश होगा और रिवीजन होगी तो हमारे को पुराने सारे एक्ट्स को भी इसके साथ क्या करना है? लिंक, ताकि हमें याद रहे. एक चीज़ हम अभी करेंगे इसके नीचे ही है. एग्जाम्पल 14. A agrees to pay B 1 lakh if sun rises in the west next morning. ये एक्ट क्या है भाई? और क्या होगा? void. X agrees to pay 1 lakh if 2 straight lines should enclose a space. ये एग्रीमेंट क्या ही तो है?
void. अब है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, और देखती हूँ कितनों को याद है. डिफरेंस बिटवीन कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कंटेंजेंट एंड वेजरिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था? देखकर आंसर्स देने हैं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. वेरी गुड. क्या था? गैम्बलिंग. तो जिसको याद है और जो नोट्स ध्यान से देखो, एक बंदा है जो नोट्स क्या बना रहा है, देख रहा है, लिख रहा है, ठीक है, जो तुम शायद सारे कर रहे हो. और तुम्ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नोट्स बनाने से पहले उस चीज़ को समझ रहे हैं और फिर उसके क्या बना रहे हैं? नोट्स. कॉपी काली करने से सिलेबस नहीं होगा. आप जब नोट्स बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो एज अ होमवर्क कि आगे कॉपी पड़ी है और आप उसको लिख रहे हो. और आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उसको समझ रहे हैं और फिर उसके बाद उसको नोट डाउन करके लिख रहे हैं. वो कभी भी नहीं भूलेंगे. मुझे आंसर्स उन्हीं से मिलते हैं, ठीक है. सो वेजरिंग कौन सा था जो किससे रिलेटेड है? गैम्बलिंग. एनीवन जिसको याद हो वेजरिंग का सेक्शन कौन सा था? 30. कंटिंजेंट का कौन सा है? 31. ठीक है. वेजरिंग का कौन सा है? 30. और कंटिंजेंट का कौन सा है? 31. वेजरिंग बेसिकली बेटिंग है. जैसे रेन वाला एग्जाम्पल लेते हैं. रेन वाले एग्जाम्पल में हम बेट करें, यार आज अगर बारिश हुई ना तो मैं तुझे 100 रुपये दूंगा. सामने वाला कहता है अगर बारिश नहीं हुई, लगी शर्त नहीं होगी, मैं 100 रुपये दूंगा. तू हारा तू देगा, मैं जीता तो मैं दे दूंगा तेरे को. ये एक बेट है. यहाँ दोनों जने एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस. बारिश हो गई तो ए बी को देगा, बारिश नहीं हुई तो बी ए को देगा. यानी दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? प्रॉमिस. और दोनों में से कोई भी जीत सकता है और कोई भी क्या कर सकता है? लूज कर सकता है. इवेंट क्या ही है दोनों केसेस में? अनसर्टेन. किसी का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर. लेकिन कंटिंजेंट में क्या है? एक बंदा बोलता है कि अगर बारिश होगी तो मैं तुझे पे करूँगा कितना? 1 लाख या 2 लाख, जितना भी है. सामने वाले ने नहीं कहा कि मैं दूंगा, ना ही इसमें कोई बेट हुई है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? कंटिंजेंट. ठीक है. दोनों केसेस में हम कह सकते हैं कि जो इवेंट है वो क्या होता है? अनसर्टेन. लेकिन अगर वेजरिंग की बात की जाए तो उसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं. उनको तो सिर्फ ये देखना है कि ये चीज़ हो जाएगी या नहीं होगी. तो हमने बेट लगाई है, या तो मुझे पैसे मिलेंगे या मुझे पैसे क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे. उसका प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है. दैट इज प्योर गैम्बलिंग. तो इसलिए वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वैलिड या वॉइड? तो दोस्तों ने शर्त लगा ली. दूसरे ने कहा देख ये हो गई बारिश, तूने मुझे पैसे ही नहीं दिए. या मैच फिक्सिंग जिसको कहते हो, मैच जीत गए तो मैं पैसे दूंगा, हार गए तो तू पैसे दे देना. अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हम दोनों ने इस बात पे शर्त लगाई थी, इसने मुझे पैसे पे नहीं किए, क्योंकि आपका एग्रीमेंट क्या था? वेजरिंग था, इसलिए क्या था? वॉइड. लेकिन अगर ये क्या होता? कंटिंजेंट, तो आप इसको कोर्ट में क्या कर सकते हो? लेके जा सकते हो और इसकी परफॉर्मेंस होगी ही होगी. सो सी द डिफरेंस. अब देखो 2 ऑप्शंस हैं घर जाकर कैसे करना है. जो मैं लेटली देख रही हूँ थोड़ा सा, वो क्या है? आप नोट्स बना रहे हो, लेकिन आप नोट्स कैसे बना रहे हो? आप बुक सामने रखते हो, लिख लेते हो, एंड आपका होमवर्क बंद हो गया, आपकी कॉपी बंद हो गई, गुड टू गो. नोट्स ऐसे नहीं बनने चाहिए. आपने पहले देखकर बनाना है, आप देखकर बना लो, आई एम ओके विद दैट. लेकिन उसके बाद आप उनको क्या करो यार? रीड करो, उसको लर्न करो, समझो तो सही तुमने कॉपी में क्या लिखा है. सिर्फ नोट्स बना लेने से तो लॉ नहीं आ जाएगा ना. अब देखो क्या डिफरेंस है कंटिंजेंट और वेजरिंग में. पहले तो ये बताओ दोनों में से वैलिड कौन सा है? कंटिंजेंट. और वॉइड कौन सा है? वेजरिंग. वेजरिंग बेसिकली बेटिंग है, ठीक है, गैम्बलिंग है. कंटिंजेंट में गैम्बलिंग का इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है. मीनिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हमने कल भी किया, to do or not to do something with reference to a collateral event happening or what beta not happening. Wagering क्या है? Wagering agreement is a promise to give money or money's worth with reference to an uncertain event happening or what beta not happening. वो तो दोनों की क्या दे दी उसने? Definition. रेसिप्रोकल प्रॉमिस. बिना पढ़े बताओ किस केस में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं? हाँ, गैम्बलिंग यानी वेजरिंग. ऐसे लर्न करो कि यार वेजरिंग गैम्बलिंग है, उसमें एक दोनों को हम प्रॉमिस करेंगे. कंटिंजेंट में ऐसा कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है. तुमने अभी पढ़ा देखो शिप वाला.
A agrees to pay B a sum of money if certain ship returns within a year or it does not returns within a year. इसमें दूसरी तरफ से कोई प्रॉमिस आया है या सिर्फ एक ही तरफ से प्रॉमिस किया है? So there is no what बेटा, reciprocal promise. अगर तुम शर्त लगा लो, शर्त लगा ले ये 1 साल में शिप वापस आएगा, सामने वाला कहता है नहीं आएगा, ठीक है, आ गया तो मैं तुझे पैसे दूंगा, नहीं आया तो तू मुझे पैसे दे देना. उनको शिप के वापस आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? अपनी शर्त में. तो वो क्या था? बड़ी छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर तुम कनेक्ट करके चलोगे पीछे के साथ तो तुम्हें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी. नेक्स्ट, अनसर्टेन इवेंट. दोनों केसेस में इवेंट क्या होता है, लेकिन हमारे कंटेंजेंट के कंटेक्स्ट में ये इवेंट मेन इवेंट है या कोलैटरल होता है, विच इज़ कनेक्टेड टू योर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लेकिन वेजरिंग में तो ये क्या ही है, मेन इवेंट. इसी के ऊपर तो उनकी शर्त टिकी हुई है. So in a contingent contract, the event is what beta? Collateral. Wagering contract में uncertain event is what beta? Core factor. तो उसमें collateral और उसमें क्या आएगा? Core factor. बस उतना underline करके दिमाग में रखो. Nature. बेटे contingent contract may not be wagering in what? Nature. Gambling तो नहीं है ना? लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये कंटेंजेंट. भाई मैं ये करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा, अगर ये हो जाएगा तो वेजरिंग क्या होगा? कंटेंजेंट. बट कंटेंजेंट हमेशा वेजरिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कंटेंजेंट वेजरिंग हो गया तो वो वैलिड रहेगा या वॉइड हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. भाई शिप वापस आएगा तो मैंने इसको पैसे देने हैं. इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. आग लग गई अगर फैक्ट्री में तो इंश्योरेंस वाले मेरे को पैसा देंगे, एंड आई हैव इंटरेस्ट इन माई फैक्ट्री, सो आई हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. लेकिन इसकी आज देखना तो फैक्ट्री जल जाएगी, लगी शर्त. उन दोनों को उस फैक्ट्री में कोई भी इंटरेस्ट है या नहीं है? तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपको सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है? इंटरेस्ट. वेजरिंग में आपको सब्जेक्ट मैटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता. ये रटा होना चाहिए तुम्हें, नॉट कि मैंने सुनना है. डॉक्ट्रीन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन. किसमें यार ये है ही नहीं? कंटेंजेंट. किसमें है? वेजरिंग. अफेक्ट कौन से वैलिड होंगे, कौन से वॉइड? अच्छा एक और चीज भी कर सकते हो, एक और डिफरेंस ले सकते हो. किसमें पार्टीज की इंटेंशन है परफॉर्म करने की, किसमें नहीं होती? लिख सकते हो इफ यू वांट. इंटेंशन टू परफॉर्म किसमें होती है? इंटेंशन. किसमें नहीं होगी? वेजरिंग. अब ये तुम्हारा होमवर्क है, कैसे लिखना है. यहां से कट कॉपी पेस्ट बना के लिखना है, लर्न करके लिखना है. तो लर्न रहेंगी चीजें. अब वैसे भी ना, ये हमारा कौन सा यूनिट चल रहा है? 6 चल रहा है ना, आई थिंक 9 है टोटल. अब इंडेमनिटी गारंटी आएगा, यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट वाले यूनिट्स शुरू हैं. तो कंटिंजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से अपने नोट्स को क्या करना शुरू कर लो, लर्न. तो क्या होगा, सिर्फ आगे वाले जो हैं वो हम रिवाइज कर लेंगे, ये तुम्हें टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि यहाँ से रिटन में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आना है. चलो जी, नेक्स्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? क्वासी. क्वासी तो यार हमने पहले भी पढ़े थे. वेरी गुड ईशान. कौन से होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स? विच आर क्रिएटेड बाय लॉ. क्या आंसर था इसका? एग्जाम्पल क्या था? फाइंडर ऑफ लॉ. वेरी गुड. फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. ठीक है, उसके ऊपर लॉ इम्पोज कर देता है. उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट किया, लेकिन किसने इम्पोज कर दिया? लॉ ने. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, लेकिन लीगल रूल्स के अकॉर्डिंगली वो किस में एंटर हो जाते हैं? लॉ. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं? क्वासी. पहले कौन से किए तुमने? वो खत्म हो गए. अब कौन से हैं? ठीक है, अब घर जाकर ऑब्वियस है नोट्स तो बनेंगे, लेकिन हमें लर्न भी करना है सारा कुछ. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद क्वासी आई नीड द आंसर्स. 31 क्या था? डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. नेक्स्ट कौन सा था? 32, 33, 34, 35 एंड 36. क्योंकि मुझे तो ओरल लर्न नहीं रहता भाई, मुझे तो लिखकर ही दिमाग को लर्न कराना है. 32. हाँ, रूल्स ऑफ, ये सारे रूल्स ऑफ क्या थे? एनफोर्समेंट.
सो नाउ जी रूल्स ऑफ एनफोर्समेंट में 32 में क्या है, 33 में क्या है, यही तो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं और क्या होता है. 32 क्या है, कब एनफोर्स कब होगा, जब इवेंट क्या है, कंटिंजेंट इवेंट हैपेंस. नेक्स्ट 33 में क्या था, कंटिंजेंट इवेंट है कि इट डज नॉट हैपेंस. 34 किस चीज़ का था, सुनो सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को, कंडक्ट ऑफ द पर्सन पे है और कंटिंजेंट है ऑन द कंडक्ट ऑफ द पर्सन, और उस बंदे ने क्या कर दिया, इम्पॉसिबल, और उसके कंडक्ट ने इस इवेंट को क्या कर दिया, इम्पॉसिबल. 35 क्या है, कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट लेकिन एट स्पेसिफिक टाइम. इसी का एक और था, कंटिंजेंट अपॉन नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बट स्पेसिफिक टाइम. तुम्हारे हाथ ही नहीं चलते, तुम आराम से ओरली सुनी जा रहे हो, लिखी जा रहे हो, सिर्फ 3 या 4 लोग हैं जो नोट कर रहे हैं. आंसर्स मुझे नहीं मिलते फिर. 36 क्या था, आप कोई पॉइंट नहीं, हम घर जाके करना, लास्ट पॉइंट है अभी. 36 सुन नहीं रहा, क्या इम्पॉसिबल, क्या है 36, क्या लिखूं, इम्पॉसिबल. हाँ Contingent contracts impossible. बोल, Performance of the contract is impossible. वाई इम्पॉसिबल लिख दूं. It is contingent upon an impossible event. Yes, it is contingent upon an impossible event. तुम्हारा हाथ ही नहीं रुकना चाहिए लॉ की क्लास में. तुम आराम से बैठ के यहाँ पे ऐसे सुन रहे हो जैसे मैं कोई कथा सुना रही हूँ. और अगर मैं आ गई ना पर्टिकुलरली वर्ड टू वर्ड सुनने पे, तुम्हें आंसर्स नहीं आते फिर. नाउ वी आर गोइंग फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. कौन से थे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, जिन्होंने आंसर्स देने हैं दो बेटा. वेरी गुड, दे आर क्रिएटेड बाय व्हाट, लॉ. Valid contract must contain certain essential elements such as offer, acceptance, capacity to contract, consideration and free consent. But sometimes, underline, the law implies a promise imposing obligations on one party and conferring rights in favor of other, even when there is no offer, no acceptance, no genuine consent, no lawful consideration, etc. And in fact, neither agreement nor such promise. तो लॉ क्या कर रहा है, एक पार्टी के ऊपर क्या कर रहा है, इम्पोज कर रहा है. क्या इम्पोज कर रहा है, जिन्होंने आंसर्स देने रेज योर हैंड्स, में सिर्फ उनका ही सुनने वाली हूँ, बाकी आई विल नॉट इवन मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद एनी ऑफ यू. इम्पोज व्हाट बेटा, ऑब्लिगेशंस. एक पार्टी के ऊपर क्या इम्पोज हुई हैं, ऑब्लिगेशंस. अदर के ऊपर क्या हुआ है, कॉन्फर्स राइट. वर्ड्स चाहिए हमारे को लॉ में, कॉन्फर्स राइट ऑन द अदर पार्टी विदाउट एनी एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कोई ऑफर नहीं हुआ उनके बीच में, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई उनके बीच में, कुछ नहीं हुआ, कोई जेन्युइन फ्री कंसेंट नहीं है, नथिंग, कोई लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है. किसने इम्पोज किया फिर कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ने. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ ही सेज कोर्ट रिकॉग्नाइजेस them as relations resembling those of contract and enforces them as if they were contracts. Hence the term quasi contracts. Quasi contracts का दूसरा नाम उसने क्या दे दिया है, resembling a contract. Even in the absence of contract, underline certain social relationships give rise to specific obligations to be performed by certain persons. These are known as quasi-contracts as they create same obligations as in the case of a regular contract. तो जो आपको obligations impose की गई हैं वो कौन सी obligations हैं, social obligations. और ये किसके basis पे बनता है, underline that it is created on the basis of equity, justice
and good conscience. किसके ऊपर बेस्ड होते हैं बताओ quasi contracts? justice and good conscience. A quasi or constructive contract rests upon the maxim, underline, no man must grow rich out of another person's loss. क्या है इसका basic rule? बोलो. No man can get rich out of other person's loss. किसी के नुकसान से दूसरा इंसान फायदा नहीं उठाएगा. 16th example, a tradesman leaves goods at, पहले भी किया हुआ है तुमने, at C's house by mistake. C treats the good as his own. तो अब उसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Pay. A pays some money to B by mistake. It is really due to C. गलती से इन्हें किसको पैसे दिए? B को. देने किसको थे? C को. तो अब किसको पैसे किसे वापस करने चाहिए? B को, C को. A fruit parcel is delivered under a mistake to R, who consumes the fruits thinking them as a birthday present. R must return the parcel or pay for the fruits. Although there is no agreement between R and the true owner, yet he is bound to pay as the law regards it as what beta? Quasi-contract. Mark this. These relations are called as quasi-contractual obligation. In India, it is also called as certain relations resembling those created by what beta? Contracts. इसीलिए हमने क्या ले लिया ऊपर? Resembling a contract. Salient features of quasi-contracts. So ये तो definition हो गई. इसके बाद हमने क्या करने हैं इसके? Features. मैं जगह छोड़ रही हूँ उनके लिए जिन्होंने अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं लर्न करके. ठीक है, हर चीज़ लिख लोगे तो फिर लर्न नहीं होगा. In the first place, such a right is always a right to money and generally, though not always, to a liquidated sum of money. मतलब ये इतना important नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे learn करने के लिए है. तो basically, quasi contract is a right to what? Money. Secondly, it does not arise from any agreement. It is imposed by what beta? Law. So mark that. Next, thirdly, it is a right which is very interesting. Available not against all the world. ये एक ऐसा right है जो सारी दुनिया के against नहीं है आपके पास. It is against a particular person only. So that in this respect it resembles a contractual right. जैसे कि आपने अपना सामान किसी के घर पे छोड़ दिया और उसने उसको यूज़ कर लिया, तो अब वो बंदा आपको क्या पे करेगा? पैसे. तो आपका ये जो राइट है सबके अगेंस्ट है या उस पर्सन के अगेंस्ट है? ठीक है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, लेकिन ये सिर्फ किसके अगेंस्ट है? उस पर्स. जैसे अगर आपका पर्स गुम हो गया, जिसको वो पर्स मिला उसको वो पर्स आपको वापस देना चाहिए. ये आपका राइट किसके अगेंस्ट है? उस पर्सन के अगेंस्ट जिसको आप क्या मिला है? आपका पर्स. Cases deemed as quasi contract. This is something जो learn करके note down करना. Cases deemed as कौन सा contract है बेटा? Quasi contracts. ये तो आपने लर्न करके लिखने, ये ऐसे नहीं लिखना. ठीक है, मैं आपको करा रही हूँ. और ऑब्वियस है कल ये पूरा चैप्टर जैसे आज मैंने 5-10 मिनट में पुराना सुना है, मैं ऐसे ही कल भी सुनूंगी. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहला देखो कौन सा है, और इस पे ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आना है. तुम्हें याद है पीछे हमने माइनर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे. माइनर को अगर मैं नेसेसिटी सप्लाई करूँ जो उसके जीने के लिए ज़रूरी है, क्या मैं उसका पैसा माइनर के स्टेट से क्लेम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? क्यों? नेसेसिटीज़ फॉर लाइफ अगर आप प्रोवाइड करोगे माइनर को तो आप उससे पैसा क्लेम कर सकते हो. इसका एक्चुअल सेक्शन है 68. तो अगर तुम्हें माइनर को नेसेसिटीज़ देनी है तो उसके लिए कौन सा सेक्शन है आपका? 68. ठीक है, तो माइनर के प्रोविजंस कौन से सेक्शन में थे? 11. ठीक है, लेकिन दैट इज कैपेसिटी टू व्हाट बेटा? पार्टीज. तो वहाँ पे जब मैं नेसेसिटीज़ को लेकर आंसर दूंगी तो मुझे कौन सा सेक्शन नहीं मेंशन करना? 11. क्या मेंशन होना चाहिए? 68. सो पहले तो देखते हैं कौन कौन कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको उसने लिया है. इसमें 5. पहला टेबल बना हुआ दिख रहा है, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड. कौन सा सेक्शन है? 68. ये किसको सप्लाई होती है? माइनर. पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. ठीक है, दैट इज सेक्शन व्हाट बेटा? 69.
ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटूशियस एक्ट, किसी ने आपके लिए काम किया है, ग्रेटूशियस नहीं था, अब आपको उसे क्या देनी है, पेमेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट बेटा, फाइंडर ऑफ गुड्स. तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. कौन सा सेक्शन है इसका? माइनर को नेसेसिटीज दी, 68. फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, 71. ये दो इसके सबसे इंपॉर्टेंट है. मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर कोअर्जन, कौन सा सेक्शन है? 72. तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में कितने सेक्शंस हैं? पहला कौन सा है? 68. 68. ये मैं कल फिल करूंगी, मैं तो सिर्फ यहाँ लिस्ट लिख रही हूँ अपनी. 68, 69, 70, 71, 72. इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? 68 and 68 क्या था? necessary supply. नेसेसिटीज सप्लाइड, किसको? माइनर हो सकता है, ल्यूनाटिक हो सकता है, ठीक है. 71 क्या है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है? ये मैं अभी नहीं फिल करने वाली हूँ, देखती हूँ कल कितने लोग मेरी इस बात को ध्यान में रख कर नोट्स बनाते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद 68, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन पे सबसे ज़्यादा केस बेस आने हैं दोनों पे. क्लेम फॉर, और ना वर्ड्स लर्न करो, तुम सिर्फ आधा लर्न करते हो. क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्टिंग. तो माइनर है या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है? तो तुमने नेसेसरीज सप्लाई की एक बंदे को, वो बंदा माइनर भी हो सकता है, ल्यूनाटिक भी हो सकता है. बेसिकली वो कौन था सेक्शन 11 में? incapable to contract, parties not competent to contract. If a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with what beta? Necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. तो अगर मैंने नेसेसरीज किसको सप्लाई की हैं? A person who is incapable to contract. He can be a minor, he can be a lunatic, he can be a person of unsound mind. तो अगर मैंने उसको कोई नेसेसिटी सप्लाई की हैं जो उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हैं, तो आई एम एंटाइटल्ड कि उसका एस्टेट मुझे वो पैसा क्या करे? रिम्बर्स करे. क्या करे? रिम्बर्स करे. A supplies B a lunatic or a minor with necessaries suitable to his condition in life, A is entitled to be reimbursed from whose property? B's property. To establish his claim, the supplier must prove, obviously बेटे किसको prove करना पड़ेगा? Supplier. That's not only that the goods were supplied to the person who was a minor or a lunatic, but also that they were suitable to his actual requirements at the time of sale and what beta? Delivery. ठीक है, तभी वो word है देखो उसके अंदर, conditions which is necessary suited to his conditions in what beta? Life. ऐसी नेसेसरीज जो सूटेबल है, किसको सूटेबल है? कंडीशंस को, जो उसकी लाइफ की कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली तुमने उसको जो एसेंशियल्स दिए हैं, दैट इज़ ओके. अगर एक माइनर या ल्यूनाटिक है और बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं है, तो आप उसको रिफाइंड का एक तेल का वो पाउच भी दे देते हो तो वो उसके लिए बहुत है. लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है या ऐसा माइनर या ल्यूनाटिक है जो बहुत वेल टू डू फैमिली से आता है, उसके नाम पे बहुत प्रॉपर्टी है, गार्डियंस है उसके, उसको आपने सप्लाई करा है, तो ऑब्वियस है आप उसको अच्छे से अच्छा ब्रांड ही सप्लाई करोगे, बिकॉज यू नो दैट कि वो उसका स्टेचर ऑफ लिविंग है. तो हर केस में ये केस टू केस डिपेंड करेगा कि उसके लिए क्या चीज़ नेसेसरी थी. सेकेंड, पेमेंट बाय विच पर्सन बेटा? इंटरेस्टेड पर्सन. बेटे मैंने किसी से किराए पे ज़मीन खरीदी है, जो मेरा लैंडलॉर्ड है ना, उसका ना गवर्नमेंट का कुछ एरियर्स पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट का नोटिस आता है, भैया तूने अगर एरियर्स पे नहीं किया तो तेरी जो ज़मीन है वो जब्त हो जाएगी. अब मैं किराएदार हूँ, मेरे को टेंशन है कि यार ये जब्त हो गई तो मेरे हाथ से भी ज़मीन जाएगी, तो मैंने उसके बिहाफ पे क्या पे कर दी है? टैक्सेस या एरियर्स. अब मैं अपने लैंडलॉर्ड से वो पैसा वापस मांग सकती हूँ या नहीं मांग सकती हूँ? ठीक है. सो पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. B holds a land in Bengal. देखो सेम ही आ गया, बिकॉज इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बिल्कुल सही एग्जाम्पल है.
नहीं तो बंदा कहता है यार मैं क्यों किसी के बिहाफ पे पेमेंट करूं यार, उसने पे करनी है, करे, नहीं करना है ना करे। तो लैंड में टेनेंट और ओनर का जो एग्जाम्पल है दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो इस बात को क्या करता है, प्रूव। आपका कोई शोरूम है किराए पर, ठीक है, ऑर्डर्स आ जाते हैं कि आपने अगर टैक्सेस पे नहीं किए ये शोरूम बंद हो जाएगा, तो जो दुकान चला रहा है वो कहेगा यार मैं पे कर देता हूँ, तू बाद में मुझे दे दियो, अभी तो दे, नहीं तो दुकान बंद हो गई तो मेरी रोजी रोटी भी बंद हो जाएगी। B holds a land in Bengal on a lease granted by A, the zamindar. The revenue payable by A to the government being in area, his land is advertised for sale by the government. Under the revenue law, the consequence of the sale will be the annulment of B's lease. तो B का किराया भी गया, अगर वो दुकान बिक गई, वो लैंड बिक गई। B, to prevent the sale and the consequent annulment of his own lease, pays to the government the sum due from A. A is bound to make good to B the amount, so what beta paid. कौन सा सेक्शन किया था पहले? 68 किस चीज़ का था? नेसेसरी सप्लाई की थी, किसको? पर्सन हु इज इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको रिम्बर्समेंट होगी पैसे की या नहीं होगी? नेक्स्ट कौन सा सेक्शन था? पेमेंट मेड बाय एन, इसमें कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने? लैंडलॉर्ड और टेनेंट को और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लिया था, तो उसको रिम्बर्समेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? 70। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ कौन सा एक्ट है? नॉन ग्रेटुशियस एक्ट। In terms of section 70, where a person lawfully does anything for another or delivers anything to him, underline lawfully does anything, not intending to do so gratuitously, other person enjoys the benefit, latter is bound to pay compensation to the former. ठीक है, सो क्या है इसमें तीन चीजें? पहला, उसने जो एक्ट किया वो क्या था? लॉफुल। दूसरा, वो एक्ट क्या था? नीचे दिए मैं देखो तीनों पॉइंट्स, क्या था? ग्रेटुशियसली नहीं था। तीसरा, दूसरे पर्सन ने क्या किया? उसका बेनिफिट एंजॉय किया है, तो अब उसको पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? सो द अबव कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय अ केस लॉ। लास्ट में केस का नाम देखो क्या है? वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कल मैं ऑब्वियस से पूछ लूंगी, इससे पहले कौन सा किया था? फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट। के एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, he was compulsorily retired by the government. He filed a writ petition and obtained an injunction against the order. गवर्नमेंट ने उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया, ज़बरदस्ती कि तू रिटायर हो। उसने केस फाइल कर दिया। जैसे ही उसने केस फाइल किया उसे इंजंक्शन मिल गई। क्या मिल गई? तो उसने सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया और उसको इंजंक्शन मिल गई, यानी गवर्नमेंट वाज स्टॉप्ड फ्रॉम रिटायरिंग दैट पर्सन। ही वॉज रीइंस्टेटेड, उसको दोबारा से नौकरी पे रखा गया और उसको क्या भी दी गई? सैलरी। बट ही वॉज गिवन नो वर्क, बट उसको काम नहीं दिया गया। एंड इन द मीन टाइम गवर्नमेंट अपील पे चली गई। अपील हुई और वो किसके फेवर में डिसाइड हो गई? गवर्नमेंट। तो के को डायरेक्ट किया गया कि जो सैलरी तेरे को मिली थी वो सारी सैलरी किसको वापस कर? गवर्नमेंट को। क्लियर? सो हुआ क्या कि हमने पेमेंट की, लॉफुली पेमेंट की, सरकार ने पेमेंट की, के को लॉफुली पेमेंट की और ग्रेटुशियसली नहीं की है, फ्री में तो नहीं की है ना। अब उनका ये इंटेंट था कि भैया इस बंदे को काम मत देना, इसको सैलरी देते रहो, इसके इन द मीन टाइम क्या कर देंगे हम? अगेंस्ट अपील। अपील हो गई, सरकार के फेवर में फैसला आ गया, उस बंदे को नौकरी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो उसने कौन सा बेनिफिट एंजॉय किया हुआ है? सैलरी का। वो सैलरी उसको क्या करनी पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी। अ ट्रेड्समैन लीव, अगर आपको ये नहीं याद रहता है तो सिंपल वाला याद रख लो। एक ट्रेडर था, उसने अपनी गुड्स की इसके घर पे छोड़ दी, बी के घर पे गलती से। बी ने गुड्स को अपना मान लिया, यूज़ कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसको पे करेगा? ए को। ये कौन सा सेक्शन था? 70। अब कौन सा है? 71। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। हाँ बेटा, बोलो बेटा। जो 68 माइनर वाला? हाँ, जब हमने पहले करा था तो था कि जितने की एस्टेट है आज भी उतना ही है बेटा, वो उतना ही रहेगा क्योंकि वो अपनी एस्टेट से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकता ना, वो वैसी रहेगी चीज़। बल्कि उसका एग्जैक्ट सेक्शन क्या आ गया? वहाँ तो एक प्रोविज़न थी, वो प्रोविज़न कौन से सेक्शन में है? 68। हाँ बेटा। जो ये शानदार वाला केस है, उसमें जो के है वो तो बाउंड ही था ना उतने टाइम
पर उसको काम तो नहीं ना दिया जा रहा था कोई. पर वो कहीं और भी तो नहीं कर पा रहा था. हाँ, वो कहीं और भी तो नहीं कर रहा था. कर ले, किसने रोका उसको? पे इसलिए कर रही थी कि वो ज़्यादा नहीं. उसको हम नहीं पे कर रहे थे, उसको तो हमने निकाल दिया था, रिटायर कर दिया था सरकारी नौकरी से. उसने कोर्ट में जाके बोला कि मुझे क्यों निकाला, मुझे दोबारा रखो. तो इंजंक्शन आ गया, स्टे आ गया कि यार जब तक फैसला नहीं होता तब तक तो इसको रखो. तो उन्होंने उसको कोई, बेटे हो सकता है ना कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जो कि एंटी नेशनल थी, ठीक है, तो उसको रखना तो पड़ेगा जब तक उसने स्टे ले लिया है. इन द मीन टाइम गवर्नमेंट का क्या चलता रहा उसके ऊपर? केस. और क्या चलती रही? अपील. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. कौन सा सेक्शन है? 71. अ पर्सन, इस पे क्वेश्चन 101% आएगा, चाहे शॉर्ट नोट आएगा, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना. A person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as if he was a bailey. अगले चैप्टर में करोगे बेलमेंट और प्लेज क्या होती है. बेली का मतलब होता है कि बेसिकली हम कहते हैं ना कि यार ये मेरी अमानत है, तू संभाल के रख ले, मैं तेरे से वापस ले लूँगा. तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के लिए अगर आपको किसी की कोई खोई हुई चीज़ मिलती है तो आप उसका क्या ही हो? बेली. कि आप उसकी चीज़ को संभाल के अपने पास रख रहे हो, वो आपकी चीज़ नहीं है. फाइंडर तो क्या वर्ड है? एज इफ ही वॉज अ बेली. मार्क दैट. फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक. अगर आपको किसी का पर्स मिलता है, उसके अंदर कुछ कागज़ मिलते हैं, आप उस पर्स को ऐसे ही फेंक दोगे या उसको संभाल के रखोगे कि भाई उसमें बंदे का आधार है, आईडी है, आएगा तो दे दूंगा? बोलो. नॉर्मल बंदा तो संभाल के ही रखेगा ना. नॉर्मल बंदा तो नहीं ऐसे कहेगा फेंक दो यार, कहीं भी जाएगा जाएगा. नॉर्मल बंदा ये कहेगा यार किसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे तो किसी काम के नहीं है, बट किसी के होंगे तो उसको वापस दे दिया जाएगा. तो जो नॉर्मल एक बंदा लेगा एक्ट, वो आप करो. नेक्स्ट, नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स. आप किसी को नहीं दे सकते उसकी वो गुड्स. एंड टू रीस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज व्हाट बेटा? फाउंड. ठीक है, सामने वाले बंदे के ऊपर ओनस है कि आपने उसका सामान ढूंढा था, आपके पास वो सामान है. अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि आपके पास सामान था, यू वर द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, तो कोर्ट आपसे कहेगी आपने संभाल के रखा, आपने संभाल के नहीं रखा ना. आप कहोगे मैं क्यों संभाल के रखूँ, मेरी चीज़ थोड़ी है. तो अगले ने कौन सा सेक्शन का प्ली लिया? 71. कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किसने इम्पोज किया है? लॉ. तभी तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. इन हॉलिन्स वर्सेस हॉलर, LR, इसमें क्या था? H picked up a diamond on the floor of F's shop and handed over the same to F to keep till the owner was found. H को डायमंड मिला, उसने F को दे दिया जिसकी दुकान में उसको मिला, और उसने कहा तू इसको संभाल के रख ले, कोई आएगा तो उसको वापस कर देना. In spite of the best efforts, true owner could not be traced. नहीं मिला true owner. After the lapse of some weeks, H tendered to F the lawful expenses incurred by him and he requested to return the diamond to him. F कौन था? Owner था या वो था जिसको मिला था? तो who was the finder of the goods? Sorry, H was the finder of the goods. उसने किसको दिया था? F को. अब कुछ टाइम तक नहीं मिला तो H ने बोला कि ठीक है तेरे को क्या दे देते हैं, लीगल जो तेरा खर्चा हुआ है वो सारा कुछ दे देते हैं, अब तो ये गुड्स जो ये डायमंड है मुझे क्या कर दे? रिटर्न. He says F refused to do so. F ने क्या कर दिया? मना, नहीं दूंगा मैं तेरे को. कौन सा तेरा है? F must return the diamond to H as he was entitled to retain the goods found against everybody except the true owner. तो कौन रख सकता था? वो शॉपकीपर या वो फाइंडर? फाइंडर कौन था? H. H के पास ये राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है एक्सेप्ट द ट्रू ओनर. मैं तुझे क्यों दूं, मैं किसको दूंगा? ट्रू ओनर. तब तक उसकी अमानत है जो मेरे पास पड़ी हुई है. आई एम एक्टिंग एज अ बेली. P, a customer in D's shop, puts down a brooch worn on her coat and forgets to pick it up. ठीक है, अपना ब्रॉच उतारा, उसने रख दिया, ध्यान नहीं रहा, चले गया वो कस्टमर. One of D's assistant finds it and puts it in a drawer over the weekend. किसी को मिला, उसने ड्रॉर में रख दिया दुकान के. On Monday, it was discovered to be what beta? Missing. D was held to be liable in the absence of ordinary care, which a prudent man would have what beta? Taken. लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? P के ऊपर. वो प्रूव करेगा.
कि इनको मेरा ब्रॉच मिला था, उसके बाद इन्होंने उसको रखा, रखने के बाद वो गुम हुआ है, ठीक है। अगर वो ये नहीं प्रूव कर पाता तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉपकीपर की नहीं बनती। तभी तो तुमने देखा नहीं है लिखा होता है अपने सामान का ध्यान रखो। काफ़ी जगह पे ये चीज़ क्या होती है, पोर्ट्रेट होती है। हाँ, दुकान उसकी है ना, और वो घर नहीं लेकर गया, उसने वहीं पे शॉप में किसी इसमें रख दिया। नेक्स्ट, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर व्हाट बेटा, कोर्जन। तुमने गलती से किसी और को पैसे दे दिए या किसी ने ज़बरदस्ती तुमसे पैसे निकलवाए हैं, ठीक है। क्या वर्ड है बीच में, कोर्जन। कौन सा सेक्शन है, 72। A person to whom money has been paid or anything delivered by what beta, mistake, or under what beta, coercion, he must return or what, repay it. Every kind of payment of money or delivery of goods for every type of mistake is what beta, recover. गलती से किसी को भी पैसे दिए, आप उससे पैसे क्या कर सकते हो, recover. ज़बरदस्ती किसी ने आपसे पैसे लिए हैं तो भी आप उससे पैसे क्या कर सकते हो, recover. A payment of municipal tax made under mistaken belief or because of misunderstanding of the terms of lease can be recovered from the municipal authorities, ठीक है। ये केस लर्न कर लो, सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस व्हाट बेटा, कन्हैया लाल। गलती से मतलब ध्यान नहीं दिया, टर्म्स को मिस इंटरप्रेट करा, तो लीज की ज़्यादा पेमेंट कर दी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, तो ऑब्वियसली आप उसे क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। Now, similarly, any money paid by what beta, coercion is also recoverable. The word coercion is not necessarily governed by section 15. It is interpreted to mean underline oppression, extortion or such other means. Basically, ज़बरदस्ती, that is the word for coercion. ठीक है, कि आपने फोर्सफुली किसी को पैसा पे किया है, आपने अनविलिंगली किसी को पैसा पे किया, आपका पैसा पे करने का कोई भी इरादा नहीं था, तो आप वो पैसा क्या कर सकते हो, वापस। लेकिन अगेन वो आपके ऊपर है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट मनी हैज़ बीन पेड अंडर व्हाट, कोर्शन। इन केस देखो, where T was traveling without ticket in a tram car and on checking he was asked to pay 5 rupees as penalty to compound the transaction. ठीक है, हो सकता है तब की बात है बेटे जब 1 या 2 पैसे की टिकट होती हो, आपने उससे कितने पैसे ले लिए, 5 रुपये ले लिए। आज तो 5 रुपये कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब की बात है तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होगा। तो उस बंदे ने उस टाइम तो दे दिए क्योंकि आपने ज़बरदस्ती लिया, आप ट्राम पे हो, आपने कहा मैं तेरे अगेंस्ट ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मुझे 5 रुपये दे, उसने दे दिए। अब टी ने सूट फाइल किया अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन फॉर द रिकवरी ऑन द ग्राउंड कि इट वॉज एग्जॉर्टेड फ्रॉम हिम। उसने ये प्रूव कर दिया कि ये उससे कैसे लिए गए हैं, ज़बरदस्ती एक्सटॉर्शन से लिए गए हैं। केस किसके फेवर में डिसाइड हुआ, इस पर्सन के। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द केस, त्रिकम दास वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। याद रहेगा, कर लेना, नहीं तो ऊपर वाला तो ध्यान रखना। मिस्टेक के अंदर भी पैसा दिया तो भी वापस आएगा, कोर्जन के अंदर भी पैसा दिया तो भी वापस आ सकता है, प्रूव आपको करना है। In all the above cases, the contractual liability arose without any agreement between the parties. And what is the difference between quasi contract and contracts? Quasi contract में सारे essentials होते हैं या नहीं होते हैं? और contract में होते हैं। Quasi contract कौन impose करता है? और वो parties। अब तुम्हें एक चीज़ इसमें बताती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पेज नंबर, इसकी नेक्स्ट समरी वाले पे आओ, मिल गया? समरी वाले पे तुम्हें दिख रहा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का सेक्शन 31, टेबल सा बना हुआ, ये तुम्हें इसमें बहुत हेल्प कर देगा। ये वाला जो है ना, ये हमने तो लिख ही लिया है, अदरवाइज तुम यहाँ से भी इसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये टेबल इट्स अ गुड थिंग, इसको अपने आप लर्न करके क्या कर लेना, नोट डाउन। सेम है सारा लेकिन स्टिल, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद योर अकाउंट्स। होमवर्क क्या था?